ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1.5 घंटे का लगभग वक्त बचा है जब लोकसभा के पटल पर वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। 8 घंटे तक चर्चा चलेगी, बहस होगी और उसके बाद विपक्ष वोटिंग का बहरहाल प्लान कर रहा है। इधर खबर यह है कि वक्फ बिल पर संसद में बीजेपी की एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है। सचेतक, उप सचेतकों के साथ किरण रिजिजू की यह बैठक है। किरण रिजिजू जो पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुसलमानों का कोई अधिकार उनसे छीना नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से संशोधन बिल पारदर्शिता लेकर आएगा, आम मुसलमानों को इसका फायदा मिलेगा। और एक बार फिर टेबल होने से पहले बिल के किरण रिजिजू इस वक्त कर रहे हैं चर्चा और इसके साथ चर्चा की शुरुआत सदन में किरण रिजिजू ही करने वाले हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले किरण रिजिजू सबसे पहले शुरुआत सदन में करेंगे बोलने के साथ। और जो स्पीकर्स है बीजेपी के वो भी तैयारी कर चुके हैं। इधर एनडीए का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। खबर जनता दल को लेकर भी है, जो जनता दल जनसेवा पार्टी जनसेवा है वो तैयारी कर चुकी है। इधर जेडीयू है वो भी कह रही है कि हम सदन में अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि साथ है इस बात का भी जिक्र कर चुकी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के समर्थक साथ दे रहे हैं बीजेपी का वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अब जाहिर है ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस बिल के पेश होने से पहले कि बदलाव क्या आएगा, लेकिन बदलाव से पहले आधार, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। अगर उन संपत्तियों की बात करें जिस पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताता है तो इसमें तालाब से लेकर स्कूल से लेकर खेती की जमीन सब कुछ शामिल है। दरगाह, मजार या मकबरा, कब्रिस्तान, दुकानें, ये सब कुछ शामिल है। मस्जिद है, घर है, ईदगाह है, इमामबाड़ा, चौकी या फिर करबला है। जल्दी से क्या कुछ है आपको उसकी जानकारी भी दे देते हैं। तालाबों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 3861 है। तो स्कूलों की संख्या है 2042। जो खेती की जमीन है वो लगभग 1,40,108 एरिया की है। इधर दरगाह है, मजार है या फिर मकबरा है वो 33,056 के हैं। कब्रिस्तान है 1,49,951। दुकानें हैं 1,06,801। मस्जिदें 1,17,413। घर 89,212 है। ईदगाह 9,099 है। फिर इमामबाड़ा है, चौकी या करबला, इनकी संख्या लगभग 6,777 के पास है। मदरसों की जो संख्या है वो लगभग 13,719 है। और ये है वक्फ बोर्ड की वो प्रॉपर्टीज, वो संपत्तियां जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है और ये उनकी संपत्तियां हैं। इसके साथ साथ इनकम का भी जिक्र बार बार होता रहा कि भाई इतनी संपत्ति हैं, उन संपत्तियों से कितना कमाई होनी चाहिए, उस कमाई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। लेकिन साथ ही देश में वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है। साल 2009 में कितनी रही है? साल 2009 में 4 लाख एकड़ जमीन पर अधिकार रहा है वक्फ बोर्ड का। 2024 तक आते आते ये 9 लाख एकड़ जमीन पर अपना अधिकार बताते रहे हैं। एक ये भी जानकारी है कि रेलवे के बाद सेना और तीसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास ही है, जो लगभग 8.7 लाख से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है। करीब 1.2 लाख करोड़ की ये प्रॉपर्टी बताई जाती है। अब जाहिर है आज तैयारी है इसमें संशोधन करने की, और इस संशोधन का जो आधार है सरकार का वो सिर्फ ये है कि पारदर्शिता आए, यानी कि जानकारी हो कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसमें रजिस्टर्ड है, कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेकर केसेस फिलहाल पेंडिंग है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से 3 सुझाव दिए गए थे। उससे पहले किरण रिजिजू की जरा प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। लोकसभा में पेश किया जाएगा और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है
जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personal Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छिन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। तो वक्फ बिल जो है वो गरीब मुसलमानों के समर्थन में है, विरोध केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। बहुत सोच समझकर हम ये बिल लेकर आए हैं। शाहीन बाग का जिक्र किरण रिजिजू ने किया कि कैसे सीए एनआरसी को लेकर माहौल बनाया गया था, उसके बाद क्या किसी की नागरिकता छिनी। बहरहाल ये तमाम तर्क सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। बैठक हो चुकी है, किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आपने उस बैठक के फौरन बाद सुनी है। आइए वापस एक बार रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। सर्वेश इस वक्त पटना से मौजूद है और सत्यनारायण शर्मा इस वक्त जयपुर से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही के पास सर्वेश में आना चाहूंगी, इस वक्त आप किस जगह एग्जैक्टली मौजूद हैं और साथ ही लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। आज इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर दिल्ली में जो होने जा रहा है, क्या सोच रहे हैं वहां के मुस्लिम? पूर्णिमा, देखिए, हजरत शाह जलाल शहीद के मज़ार पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां तक वक्फ बिल को लेकर जो बातें हैं उसमें निश्चित तौर पे एक बात साफ हो गई है कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आपत्ति है, मुसलमानों की हकमारी हो रही है, लेकिन क्या किन बिंदुओं पे आपत्ति है, किन पॉइंट्स पे आपत्ति है, ये किसी को नहीं पता है। वक्फ संशोधन विधेयक में तकरीबन 20 ऐसे संशोधन हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक के लिए बहुत खास हैं। जो सबसे कुछ 5 जो संशोधन है उसकी बात मैं करूंगा। वक्फ बाय यूजर बिल पास होने के बाद लागू हो, उससे पहले ना लागू हो। वक्फ अलल औलाद में बेटियों को भी हक मिले। वक्फ बोर्ड में पिछड़े तबके के मुस्लिम जैसे अंसारी, राई, पसमानदा, जुलाहा इत्यादि को भी वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाया जाए। वक्फ की संपत्ति पर कलेक्ट्रेट द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उसमें अपील का अधिकार हो। और अगर वक्फ की जमीन का रजिस्ट्रेशन का मामला हो और उसमें किसी तरह का कोई विवाद हो तो 6 महीने से अतिरिक्त उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। तो ये तमाम जो संशोधन है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के पक्ष में है। जो पिछड़े तबके के लोग अभी तक बिहार के पर्सपेक्टिव से सर्वेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर्वेश बिहार के पर्सपेक्टिव से और इंपॉर्टेंट रीजन है जेडीयू, क्योंकि जेडीयू ये कह रही है, जेडीयू ने एक सस्पेंस बना के रखा, नीतीश कुमार ने एक सस्पेंस बना के रखा, लेकिन ये माना जा रहा है समर्थन देंगे। उनकी तरफ से दिए गए 3 सुझावों के बाद ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लचीला इसको किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, जो संशोधन में जो सुझाव दिए गए थे, चाहे वो जेडीयू हो या एलजेपी की तरफ से भी, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी 5 सुझाव दिए गए थे और उसके बाद से ये संशोधन जो है जेपीसी ने मान लिया है और उसके बाद ये लोग अब समर्थन देने के मूड में आ चुके हैं। हालांकि निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव है, 17% मुसलमान वोटर्स हैं और विपक्ष एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है बिहार में कि जो सरकार है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, ये लोग मुसलमानों का वोट तो लेते हैं लेकिन जब मौका आता है तो उनके खिलाफ चले जाते हैं।
हैं। जैसे कि आज मौका है मुसलमानों के पक्ष में बोलने का, तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी उनके खिलाफ जाएगी, लेकिन किस मुद्दे पर खिलाफत है ये कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। और अगर सच में जैसे कि किरण रिजिजू अभी बोल रहे थे, जो पॉइंट्स उन्होंने सामने खड़े किए हैं, अगर वो पॉइंट्स लेकर और एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो रहा है सरकार के लिए, और मुझे लगता है इसको आगे भी केटर करना पड़ेगा। सत्यनारायण, आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि केटर इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी आशंकाएं हैं मुस्लिमों के बीच में, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके जो अधिकार है, उनका जो हकूक है उसको छीन लिया जाएगा, तो उसको क्लैरिटी सरकार को जनता के बीच जाकर मुझे लगता है इस बिल को पास करा लेगी। नंबर गेम है, लेकिन ये आगे भी चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकार के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको ये बताया गया है कि हाँ आपके अधिकार छीन ले जाएंगे, लेकिन इस बिल में क्या है, बिल के कौन से पॉइंट पर आपको आपत्ति है, इनका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि मुस्लिमों के अधिकार इसमें छीनने की बात कहीं नहीं है, लेकिन अगर संपत्ति की बात करें, ज़मीनी हकीकत की बात करें, तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा संपत्ति सेना के पास है या फिर रेलवे के पास है, और इन दो विभाग के बाद में सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में। ऐसे में सरकार का नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी हद तक ज़रूरी है, और शायद इसीलिए जब ये बिल पास हो जाएगा तो तमाम जिलों के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो कलेक्टर हैं, उनके पास ये पावर आ जाए कि वो इसमें देख सकेंगे क्या कुछ संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अर्जित की है, उनका इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है, उनका इस्तेमाल मुस्लिम वर्ग के अच्छे के लिए हो रहा है, उनका इस्तेमाल के गलत तो नहीं हो रहा। तो तमाम वो चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं ये बिल को अच्छा और संशोधित बिल करने में सफल साबित होगी। जयपुर की बात करें तो जयपुर में बिल को देखते हुए इस समय सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप दिखाना चाहेंगे जयपुर का जो दृश्य है, ये पूरा जयपुर यहाँ से दिखता है। हवा महल विश्व प्रसिद्ध हवा महल है। यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने जब ईद की नमाज पढ़ी तो उन्होंने साफ कहा था कि हाँ हमें वक्फ बोर्ड के जो बिल है उस पर हम आपत्ति करते हैं, लेकिन आपत्ति किस पॉइंट पर है उनको ये पता नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी जानकारी का अभाव है लोगों के अंदर। जब जानकारी पूरी मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो विरोध है, जो मुस्लिमों का विरोध है, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी अक्षय, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल का विरोध एक तरफ रखते हैं कि ठीक है राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन इस विरोध के बीच में आज ये भी प्लानिंग विपक्ष कर रहा है कि हम इस पे वोटिंग की मांग करेंगे, कि इसके बाद वोटिंग होनी चाहिए। 8 घंटे का समय मिला था, चाहते थे कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, तो किरण रिजिजू ने कहा कि समय बढ़ाया भी जा सकता है। तो क्या तार्किक बहस या सीधे सीधे हंगामे के आसार, क्या विपक्ष के वॉकआउट करने की संभावना, इन तमाम पहलुओं पर आपको क्या समझ में आता है कि आज सदन के भीतर क्या होगा? देखिए पूर्णिमा, साफ तौर पर है कि विपक्ष तो आक्रामक है और वो नहीं चाहता था कि ये संशोधन विधेयक आए, क्योंकि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो संशोधन विपक्ष ने रखे थे वो संशोधन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि जो सत्ता पक्ष के सांसदों ने संशोधन रखा वो सभी को एक्सेप्ट कर लिया गया। इस बात को लेकर के वो लगातार हमलावर हैं। ये माना जा रहा है कि 8 घंटे की बहस जो रखी गई है, विपक्ष ने 12 घंटे की डिमांड की थी, लेकिन किरण रिजिजू ने कहा कि 8 घंटे हमने ज़रूर रखा है, लेकिन ये चर्चा को बढ़ाया जा सकता है। इसके बीच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है या फिर आम मुसलमानों का इससे कुछ लेना देना है। कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात कर सकें जो आम मुसलमान हैं, जो राजनीति से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको सिर्फ रोजी रोटी से मतलब होता है, अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, इससे मतलब होता है। पता नहीं वो बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जानकारी जरूर लेने की कोशिश करेंगे। दादा नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार आज वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम ला रही है, आपको जानकारी है कुछ? आपको जानकारी नहीं है? ये कुछ जो संशोधन हुए हैं, कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि बहुत बेहतर है, विपक्ष कह रहा है कि प्रॉपर्टी छीन लेंगे। आपको ऐसा लगता है दादा? देखिए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और क्योंकि अधिकतर ऐसे ही चीज़ों में देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अक्षय कि क्या लोगों के बीच में ये जानकारियां पहुंचाई गई हैं। इसी बीच में जल्दी से एक अपडेट देती हूं, फिर उसके बाद नीलेश आपके पास में आऊंगी। सत्यप्रकाश भी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसद भवन पहुंचने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। 10:41 हो चुके हैं, क्योंकि समय 11 बजे का रहता है। सदन की कार्यवाही
कार्यवाही शुरू होने का और 12 बजे का वक्त है कि जब टेबल किया जाएगा लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल को और फिर चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसद भवन पहुंचने की इस वक्त जानकारी मिल रही है। आइए पहले सत्यप्रकाश के पास चलते हैं, फिर उसके बाद नीलेश के पास जाएंगे। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके पास लोग मौजूद हैं। एक बार फिर से उनसे बातचीत करिएगा। और ये जो लोग पीछे इस वक्त मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे हैं, इन्होंने इस बात की कितनी जिम्मेदारी निभाई कि लोगों को जाकर आम मुसलमानों को यह बताए कि यह संशोधन हो रहा है तो सरकार का आधार क्या है और क्या बदलाव इसके बाद हो जाएंगे? बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए यहाँ पर जश्न की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। बोरीवली स्टेशन परिसर के बाहर क्या नजारा है, यहाँ पर खीर सुरभा और मिठाइयाँ खिलाकर जो है एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही है। सर, विधायक जी क्या कहेंगे, आज बिल प्रदर्शन कराया जा रहा है? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होने जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। कांग्रेस का पाप था वक्फ बोर्ड बिल, और उसमें वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दिया था कि वो देश के कानून के ऊपर हो गया था। वक्फ बोर्ड कहे वो जमीन उसकी, और जिसकी जमीन पर दावा करे उसको सिद्ध करने के लिए भी उसके पास आना, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसके कारण लोग भी परेशान थे, समाज भी परेशान था, बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज भी इससे त्रस्त था, क्योंकि जिन लोगों ने इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया उन्होंने उनके निजी हित के लिए इसका उपयोग किया, और जो टैक्स उनको देना चाहिए था, अगर उससे जितनी प्रॉपर्टी उनके पास है वो टैक्स सही अर्थों में अगर वक्फ बोर्ड के पास आ जाए तो मुसलमान समाज गरीब नहीं रहेगा। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से केवल गरीब मुसलमानों का शोषण ही हुआ है। और मोदी जी जो बात सत्यप्रकाश, मैं लौटती हूँ, बात करते रहिएगा आप, ये बात बहुत जरूरी है, भले इसको बाद में चलाया जाए लेकिन बात करते रहिएगा। जल्दी से नीलेश आपके पास आते हैं, फिर गौरव भी इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद है, दोनों से बात करूंगी। लखनऊ में इस वक्त फ्लैग मार्च हो रहा है, तैयारी है पूरी तरीके से कि कोई भी स्थिति बेकाबू ना हो, क्योंकि विरोध प्रदर्शन का ऐलान नीलेश कर दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे और साथ ही समर्थन देंगे। किस तरीके की तैयारी ऑन ग्राउंड है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए नीलेश? देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगातार अर्धसैनिक बल पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले आपको बिल समझना चाहिए, उसके बाद अगर आप विरोध करते हैं तो वो आपका अधिकार बनता है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ पूरी तरीके से शांत है और लखनऊ की जनता भी इस बिल को लेकर आश्वस्त है कि सरकार उनके फेवर में ये बिल को लेकर आई है। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम समाज को दो चीजें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस बिल को लेकर हंगामा करने के पूरे संदेश दे चुका है, यही वो विपक्षी पार्टियां हैं। जब 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में थी, उस समय सबसे ज्यादा शक्तियां वक्फ बोर्ड को देने का काम किया गया। उस समय के जो ताकतवर मुस्लिम थे उन्होंने जमीनों को कब्जा किया, वहां अपनी प्रॉपर्टी बनाई, बड़ी बड़ी मार्केटें बनाकर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर खड़ी कर दी, जिसका लाभ वो कुछ चुनिंदा लोग उठा रहे हैं। उसी को देखते हुए 2013 में फिर एक बार जो है बिल का संशोधन किया गया। उस समय भी जो आज विपक्ष में बैठे नेता हैं वो 2013 में सत्ताधारी नेता हुआ करते थे। उस समय भी इन्होंने बिल को पारित किया, तब किसी ने विरोध नहीं किया कि मुस्लिम के हित में ये बिल लाया जा रहा। अब जब मोदी की सरकार में एक बार फिर से बिल में संशोधन किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार जब बिल में संशोधन होगा तो मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सभी की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। अगर मुस्लिम समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो वक्फ बोर्ड में उनको भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उनको भी लेकिन इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्शन है गौरव यहाँ पर गैर मुस्लिमों की एंट्री का। गैर मुस्लिमों की एंट्री से मुसलमानों को भी तकलीफ है और विपक्ष को भी तकलीफ है। बहरहाल इस वक्त आप जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और एक एपिक सेंटर या फिर एक हॉट सेंटर इस वक्त वो हो चुका है इस बिल के प्रेजेंट होने से, टेबल होने से पहले को लेकर। जरा वहां का माहौल भी बताइएगा क्या है जामा मस्जिद का? बिल्कुल पूर्णिमा, अगर बात करें दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की तो यहाँ पर अगर बात करें पुलिस बंदोबस्त की तो दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से खास इंतजाम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार से लोग पैनिक ना हो, इसके लिए दुकानदार जो हैं उनकी यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं, आपको मैं दिखा दूं, आज भी यहाँ पे जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। सभी दुकानदार बदस्तूर जो अपनी दुकानें लगाते हैं रोज आकर के लगा रहे हैं और उसी तरीके की चहलकदमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, जामा मस्जिद का जो इलाका है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो लिहाजा आज जिस तरीके से मेरे पीछे आप जामा मस्जिद को देख रही हैं, यहाँ मस्जिद के अंदर बहुत ज्यादा आपको भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्य द्वार को आज थोड़ा बंद किया गया है। बहुत सारे लोग आपको नजर यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ये पूरी मार्केट है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे बिल को सरकार
बार बार कह रही है कि पहले आप इसे समझिए और समझने के बाद से उसके बाद अगर विरोध करना है और अपनी बात को रखना तो आप रख सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी हम लोगों ने लगातार इस हिस्से में आकर के यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं उनसे बातचीत की थी। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये जो बिल सरकार लेकर के आ रही है, कुछ जो मुस्लिम वर्ग थे वो इसके समर्थन में थे, हालांकि कुछ असहज दिखे, कुछ अपनी बात को अलग तरीके से कह रहे थे। हालांकि कुछ लोगों से जब हम बात करना चाह रहे थे वो कैमरे पे नहीं आ रहे थे अपनी बात को कहने के लिए। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूर्णिमा, और दिल्ली के इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चांदनी चौक का भी एक पूरा मार्केट है, ज्यादातर जो व्यापारी समाज के लोग हैं वो इधर रहते हैं, तो आज इस पूरे हिस्से में पुलिस बंदोबस्त के इंतजाम तो किए ही गए हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद का ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार की कोई भी हम कह सकते हैं कि ऐसी खबर नहीं है कि जिसको लेके कहे कि यहाँ थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल है। जो लोग हैं वो अपनी और बना भी रहना चाहिए। सरकार संसद में अपना काम करेगी, और जाहिर है कि इससे पहले भी क्योंकि सुझाव लिए गए, आपत्तियां थी, वो भी दर्ज कराई गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार तक वो भी पहुंच गया है। हमारे तमाम सहयोगी ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद है। मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है आपने सुन लिया, लेकिन जल्दी से संतों का क्या कहना है इस संशोधन बिल को लेकर, वो भी सुनिएगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने यह बिल को लाया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस बिल को तो बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन चलिए बहुत ही अच्छा, देर से लेकिन दुरुस्त आया, इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, जिससे कि भारत सरकार इसी तरह का कठोर से कठोर निर्णय लेने में सफल हो। यह अयोध्या से और ये रामनवमी के पावन पर्व पर यह मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री को देश के साधु संतों के रोम रोम से आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आज वासंतिक नवरात्र, भगवान राम के अवतरण वाली नवरात्रि में, शक्ति के उपासना पर्व में वक्फ अमेंडमेंट बिल का पेश होना और ये पास भी होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इस बिल की सबसे बड़ी जो बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी विवादित जगह वक्फ के नाम नहीं मानी जाएगी। तो आपने सुना संत समाज क्या कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम खिलाफत में वोट करेंगे। बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि विपक्ष की अपनी एक रणनीति है, लेकिन जो परीक्षा की घड़ी सरकार के लिए, एनडीए के लिए, वो बहुत करीब आ चुकी है